नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा मॉडल पेपर नंबर 21 रहने वाला है और इस मॉडल पेपर में हम हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्नों का एक बार फिर से क्रमवार अध्ययन करने के लिए तैयार हैं और किस तरह से हम अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करके आ सकते हैं। जो हमारा टारगेट है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, उसको हम इस क्लास के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस प्यारी सी क्लास का। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, यानी वेलकम बैक। लगभग 10 दिनों बाद अपनी क्लास हो रही है। आज से 10 दिन पहले ये क्लास हुई थी, लेकिन कहीं हम आवश्यक कार्यों में फंसे हुए थे, वहाँ से नहीं निकल पाए, तो इस कारण से आपकी क्लासेस नहीं हुई है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आपकी क्लासेस रेगुलर तरीके से रहने वाली हैं, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा। जिन भी साथियों ने चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है उसको आप लोग फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी है कि यदि तक लाइक नहीं किया अभी तक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से बता देते हैं, चैनल पर पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ आज का बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा प्रश्न है जीके जीएस, इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट पर भी चर्चा होगी। पहला ही प्रश्न है, भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है। यानी कि पूछ रहा है भूखंड। भूखंड का मतलब होता है एरिया के रूप में। किसके रूप में प्यारे दोस्तों? एरिया के रूप में अपना जो प्यारा भारत है वो कौन से स्थान पर है विश्व में, हमें यह बताना है। तो अगर एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का जो स्थान है वो प्यारे साथियों 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान। आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, रुक चीन। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, कैसा होता है? रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, इस तरह से होती है, अब आ भारत। ये ट्रिक होती है, इस तरह से याद रखना है। रूस, कनाडा, चीन, यहाँ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बाद से ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत। सॉरी, अर्जेंटीना नहीं, यहाँ से अमेरिका होगा, फिर भारत होगा। देखिए, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे 10 बड़े जो देश हैं उनमें रूस सबसे पहले आता है, यूरोप और एशिया में है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चीन एशिया में है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ब्राज़ील की बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है। जबकि अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो ये 7वें स्थान पर है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ में 8वें स्थान पर भी याद रख लेना। ये कौन है? ये प्यारे दोस्तों अर्जेंटीना है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो हमारे प्यारे भारत की बात हो रही है, जिसका जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये विश्व में 7वें स्थान पर है, याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका उत्तर बताएंगे सभी लोग। कहा गया है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसका निर्माण प्यारे दोस्तों 1957 में हुआ था, इस कमेटी के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसे कितने स्तर पर लागू करने की चर्चा की गई थी। तो प्यारे साथियों, आप सभी याद रखेंगे 3 स्तर पर। तभी तो हम कहते हैं बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कौन कौन सा स्तर? सबसे पहले ग्राम स्तर, दूसरा वाला स्तर ब्लॉक का रहेगा और तीसरा जिला का। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सुझाव दिया गया था 1957 में, लेकिन भारत सरकार ने इनकी नहीं मानी। आगे चल करके याद रखना है, आगे चलकर इसके बारे में डिटेल है। एक संशोधन होता है भारतीय संविधान में, उस संशोधन का नाम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस संशोधन के बाद राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज की नई प्रणाली को अपनाना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी कर दिया गया। इसके साथ में इस संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 73वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और भारतीय संविधान 1950 COI में
जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज के 29 विषय शामिल थे। देखो जो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर लागू हुई थी, ग्राम, ब्लॉक और जिला में, उसमें कुल मिलाकर के 29 विषय शामिल थे। इसके साथ साथ लिखा है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी फादर ऑफ जो अपनी पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन है? बलवंत राय मेहता है, याद रखेंगे। कमेटी कब बनी थी? ये इंपॉर्टेंट है, 1957 में बनी थी, याद रखना है आप सभी को। चलिए इसी के साथ सभी प्यारे साथी तीसरे प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी रहने वाला है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? पहला भारतीय कौन था? तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा प्यारे दोस्तों कौन थे? एक शूटिंग खिलाड़ी थे। 2008 में बीजिंग में हुए शूटिंग ओलंपिक में, यानी जो समर ओलंपिक हुए थे वहाँ पर बीजिंग में शूटिंग में, यानी कि क्या बोलते हैं, निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एक बात आपको याद रखनी है। जबकि हम केडी जाधव की बात करें तो 1952 में जो ओलंपिक हुए थे, इस ओलंपिक में भारत की तरफ से, यानी स्वतंत्र भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव ने जीता था। और इस पदक का नाम क्या था? ब्रॉन्ज मेडल था। कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल। सीके नायडू क्रिकेट से संबंधित हैं, पीटी उषा उड़न परी हैं। एक डिटेल चर्चा है तो इसको भी देख लो। केडी जाधव के बारे में मैंने बता दिया कि स्वतंत्र भारत के पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक 1952 में कांस्य पदक जीता। अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत की तरफ से शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत खिलाड़ी थे। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो साल 2021 में टोक्यो में हुए ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्तिगत खिलाड़ी थे। तो पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तिगत खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे, जबकि दूसरे स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे। 2021 में इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया हीरा चमकदार दिखाई देता है। चौथे प्रश्न नंबर में बोला है इसका कारण क्या है? कुल मिलाकर के बताना है कि जो हीरा चमकदार दिखाई देता है इसका कारण क्या है, हमें ये बताना है। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी जिसे हम संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसके कारण जो हीरा होता है प्यारे दोस्तों वो चमकदार दिखाई देता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। देखो इसका जो कारण है, हीरे का चमकने का जो प्रमुख कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक जो है वो 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 होता है। यही कारण है कि इसका क्रांतिक कोण केवल 24 होता है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक 2.42 है। इस कारण से हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे के अंदर होता है और ये चमकदार दिखाई देने लगता है। कहते हैं अतः विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों में बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे हमने कहा कोई हीरा है, इस हीरे में यहाँ से किसी ने प्रकाश डाला तो वो 24 डिग्री एंगल के कारण प्रकाश बार बार यहाँ से वहाँ उसी में घूमता रहता है, प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस कारण से ये हीरा कैसा दिखाई देने लगता है? चमकदार दिखाई देने लगता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। हीरे का अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा जाता है, 2.42 होता है। इस बात को भी याद रखना है। ये इसकी प्रक्रिया है, इसको आप देख लेंगे। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? प्यारे दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत मुगल साम्राज्य में हुई थी। तो प्यारे दोस्तों कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी? तो आपको याद रखना है इसका सही उत्तर होगा अकबर। क्या है? अकबर इसका सही उत्तर है। यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी, कैसी थी? तो याद रखेंगे ये एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। देखो यहाँ पे लिखा गया है मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। कैसी थी? विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। यह मुगल साम्राज्य की सैन्य और नागरिक सेवाओं तथा मुगल कालीन अमीर वर्ग जिसे उमरा संगठन का मूल आधार कहा जाता था। जो भी सैनिक होंगे, जो भी नागरिक सेवा करने वाले लोग होंगे, जो भी मुगल काल में अमीर वर्ग के उमरा लोग होंगे, उनके लिए ये विशेष रूप से दी जाती थी। ये मनसबदारी व्यवस्था में कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जिसको भी मनसबदारी दी जाती थी उसमें कुछ सैनिकों का दल, कितने सैनिक हैं? जैसे 5000 सैनिकों के दल दिया गया था मान सिंह को, तो ये सबसे बड़ी मनसबदारी व्यवस्था थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका प्रचलन अकबर ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कहा गया है विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों विख्यात अगर बिहू नृत्य की बात करते हैं तो ये असम से संबंधित है। आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर रऊफ नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजरात की बात करते हैं तो गरबा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा
डांडिया भी यहाँ का प्रसिद्ध है। क्या है प्यारे दोस्तों? डांडिया भी प्रसिद्ध है और गरबा भी प्रसिद्ध है। सिक्किम की बताइए, सिक्किम का एक बेहतरीन डांस आप लोग बताइए जिसे भूटिया जनजाति करती है, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, असम का मैंने बिहू बता दिया है, बगरुम्बा भी असम का ही है। आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है प्यारे दोस्तों, क्या लिखा है कि बिहू मुख्य रूप से 3 अलग अलग त्योहारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू। यानी कि बिहू जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, बोहाग, काटी और माघ। कहा गया है भारत के असम राज्य में लोक नृत्य है, यह भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह खुशी के का नृत्य युवा पुरुषों महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो बिहू नृत्य है इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, इस बात को याद रखना है। आगे लिखा है इसकी विशेषता फुर्तीला नृत्य मुद्राएं, हाथों की तीव्र गति और नर्तक परंपरागत रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। यानी कि जो असम के मूल वस्त्र होते हैं उनका धारण करते हैं जो डांसर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जो बिहू है एक प्रकार का बेहतरीन सा लोक नृत्य है जिसके 3 भाग हैं। आगे चलते हैं। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्यारे दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें से बताना है उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है वो प्यारे दोस्तों हमारा है भूमि राजस्व। क्या है? भूमि राजस्व से उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा क्या आता है? आय का सोर्स होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ, यानी कब से प्रभावी हुआ है? तो प्रश्न का उत्तर बनेगा 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, ये कब से प्रभावी हुआ है? तो प्यारे दोस्तों 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। और प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है 15 अगस्त को हम लोगों को इसी अधिनियम के तहत क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई थी, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे कहा गया विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम विश्व गौरैया दिवस की बात करते हैं तो ये प्यारे दोस्तों मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हम मार्च माह के कुछ प्रमुख दिवस की चर्चा कर लेते हैं। इनमें से आपको याद रखना है कुछ प्रमुख दिवस हैं, जैसे प्यारे दोस्तों 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और 0 डिस्क्रिमिनेशन डे। अगर 3 मार्च की बात करते हैं तो नेशनल डिफेंस डे या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसके अलावा 4 मार्च में नेशनल सिक्योरिटी डे होता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। 10 मार्च को CISF राइजिंग डे होता है। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे होता है और 14 मार्च को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन की होती है। 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी उपभोक्ता दिवस होता है 15 मार्च को। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है और 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे या ग्लोबल रेसलिंग डे होता है, इस बात को याद रखना है। 20 मार्च को प्यारे दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या इसी दिन हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे 21 मार्च को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जो रेसिज्म होता है उसके खिलाफ 21 मार्च को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। 21 मार्च को ही प्यारे दोस्तों हम डे ऑफ फॉरेस्ट मनाते हैं इंटरनेशनल, और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे या फिर ये आपका मार्टियर डे हो जाता है। इसके अलावा 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि जो टीबी होता है, टीबी रोग, ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। कहा गया है युवान किस देश की मुद्रा है? प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युवान की बात करते हैं या इसी का नाम क्या है? रेमेनबी है। क्या है प्यारे दोस्तों? इसी का नाम रेमेनबी है। ये किस देश की मुद्रा है? तो उत्तर बनेगा चीन की। किसकी है प्यारे दोस्तों? ये चीन की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। म्यांमार की बात करते हैं तो ये क्या है? इसकी म्यांमार की क्या है? ईरान की बात करते हैं तो दिनार है, ईरान की दिनार है। ठीक है, ईरान की क्या है? ईरान की दिनार और इराक की भी दिनार ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उच्च तापमान। देखिए जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनका जो उच्च तापमान होता है उसे मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो सूर्य का तापमान है, सूर्य का तापमान किस में मापते हैं? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। सूर्य का तापमान अगर हमें मापना है, क्या करना है? अगर इसको मापना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे प्यारे दोस्तों? पायरोमीटर का, क्योंकि दूर की वस्तु है और इसमें तापमान क्या है? हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुदाब मापी, वायुदाब मापते हैं। ठीक है, आर्द्रता की बात करें तो
इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइग्रोमीटर का। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर इसको मापता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ मापता है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कहा गया है दिल्ली वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। यानी कि पहली बात तो यह है कि दिल्ली सल्तनत में जो स्थायी सेना बनाई किसने बनाई, और इसका भुगतान जब राज्य करता था तो ये किसके शासनकाल में हुआ? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। एक इम्पोर्टेंट नाम है, खिलजी वंश का एक बेहतरीन शासक हुआ है, इस बात को याद रखना है। इल्तुतमिश की बात करें तो ये किस वंश का था? ये प्यारे दोस्तों गुलाम वंश का था। ये इसकी बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, किस वंश का था? तुगलक वंश का था। सिकंदर लोदी की बात करें तो ये लोदी वंश का शासक था। 1504 में इसने आगरा को बसाया था। किसको? आगरा को बसाया था। ये भी आपको याद रखना है। अगर खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश का शासक था प्यारे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 तक चला था। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले डिटेल से देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में जिसने खून और फौलाद की नीति को अपनाया था, वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना का नींव रखने वाला पहला सुल्तान था। उसने घोड़ों को दागने की प्रणाली शुरू की और सैनिकों की एक सूची भी रखी, जिसमें वह सैनिकों को नगद वेतन और उनकी पोशाक से संबंधित जानकारी रखता था। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अगले प्रश्न में कहा गया भारत और चीन के बीच चले 21 दिन, कह रहा भारत और चीन के बीच चला 21 दिन का घुसपैठ विवाद किस सेक्टर में हुआ था? यानी कि भारत चीन के बीच 21 दिनों तक जो चला घुसपैठ विवाद था वो किस सेक्टर में हुआ था, ये आपको बताना है। पुख्ता अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, भारत चीन के इस विवाद के बारे में बात करते हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो आप लोगों का क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, चुमार सेक्टर। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? चुमार सेक्टर इसका सही उत्तर है। देखो मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखो। यहाँ पर ये अपना प्यारा भारत है और चाइना है। देखो गौर से समझना है कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया ऑलरेडी किसका है? ये अपनी सीमा बनी है किससे? चीन से, और भारत की ये सीमा है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। तो ईस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। सेंट्रल सेक्टर में केवल और केवल सिक्किम आता है, और वेस्टर्न सेक्टर में कौन कौन आते हैं? लद्दाख आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है और उत्तराखंड आ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो चुमार सेक्टर है वो वेस्टर्न सेक्टर में था। कहाँ पर? वेस्टर्न सेक्टर में। यहीं पर 21 दिनों तक भारत और चीन की सीमा आमने सामने रही थी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा मैं भारत चीन के अगर विवाद की बात कर लेता हूँ तो शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत 1959 से होती है भाई। क्यों? क्योंकि भारत में दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी थी। क्यों दे दी थी? क्योंकि चीन ने तिब्बत पर अकस्मात आक्रमण कर दिया और वो तिब्बत को कब्जाना चाहता था और दलाई लामा को मारकर अपना नया कुछ भी स्थापित करने की सोच रहा था। लेकिन दलाई लामा को उससे पहले ही पता चल जाता है और दलाई लामा भाग करके भारत में शरण ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1959 में ये चीन ने बोला कि अब मुझे दे दीजिए दलाई लामा को, लेकिन भारत ने मना कर लिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव की नीति पर चलते हैं। तो इस कारण से 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, इसमें भारत हार जाता है। 1967 में चीनी सैनिकों ने भारत पर फायरिंग कर दी। उसके बाद 1975 में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़पें हुई। 1987 में तवांग के उत्तर में तनाव बढ़ गया। 2017 का डोकलाम विवाद आपको याद ही होगा। और गलवान वैली 2020 में कौन भूल सकता है, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान मारे गए थे और चीन के लगभग 40 जवान मारे गए थे। तो ये 2020 का गलवान इंसिडेंट और 2017 का डोकलाम इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बने रहे। उसी प्रकार से एक 21 दिन का विवाद भी हुआ था चुमार सेक्टर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट रख के करनी है। ठीक है, नोट करके रख लेनी है, एग्जाम में काम आएंगी। अगले प्रश्न में कहा गया प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए अगर मैं टाइलर पुरस्कार की बात करता हूँ तो टाइलर पुरस्कार जो है ये प्यारे दोस्तों महिलाओं क्या है? ये तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर टाइलर पुरस्कार की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये तो पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे, टाइलर पुरस्कार जो है वो किस में दिया जाता है? ये पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी उत्तर बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आपको उत्तर बनाना है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय फैसले के अनुसार आईटी एक्ट आर्थिक अधिनियम की धारा 66A किसका उल्लंघन करती थी? जो आईटी एक्ट 2000 था प्यारे दोस्तों, आईटी एक्ट सन 2000 में जो बना था, इसका एक धारा है, उसकी एक धारा है जिसका नाम है 66A। ये किसका उल्लंघन करती है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार? तो प्यारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया जिसमें बताया कि जो आईटी एक्ट 2000 है इसकी धारा 66A जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है 19A, इसकी प्यारे दोस्तों क्या करती है, इसका उल्लंघन करती है। ठीक है, याद रखेंगे। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी भी उल्लंघन करता है ये धारा 66A। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। IT एक्ट 2000 में जो धारा 66A थी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अगर आप किसी भी प्रकार की कंटेंट या सामग्री सेंड कर रहे हैं तो इससे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन हालांकि इसको अभी वर्तमान में खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती थी। आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों हम रीजनिंग को शुरू करेंगे। किसको करेंगे? अपना फेवरेट सब्जेक्ट है सभी लोगों का। इस रीजनिंग को हम लोग शुरू करने वाले हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न कहा गया, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहा गया है एक स्वरता का संबंध विविधता से है तो रूक्षता का संबंध किससे हो जाएगा? ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे कि जिस प्रकार एक स्वरता का संबंध विविधता से है उसी प्रकार रूक्षता का संबंध किससे हो जाएगा। तो गौर से समझो, ये जो एक स्वरता और विविधता है, यानी एक स्वर में सभी लोग एक जैसे बोलने वाले, जबकि विविधता में बहुत सारे अलग अलग बोलने वाले, तो ये क्या हो जाएंगे? ये अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? विलोम हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमें बताना है कि ये जो हमें रूक्षता दे रखा है इसका अपोजिट क्या होगा। क्या बताना है प्यारे दोस्तों? ये जो रूक्षता दे रखा है इसका अपोजिट क्या होगा? तो सहजता रूक्षता का तो नहीं बनेगा, पिछड़ापन नहीं। जो रूक्षता है यानी खिसियाना हुआ व्यक्ति, वो कैसा होता है? अभद्रता से बात करता है। लेकिन जो शिष्ट व्यक्ति होता है वो प्रेम से बात करता है। तो रूक्षता खिसियाना व्यक्ति, शिष्टता प्रेमी व्यक्ति। तो हम कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कहा गया है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो गौर से देख लो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बड़ी संख्याएं भी नहीं है, अंतर ही दे रखा है। सबसे पहले 7 है, उसके बाद में 18 है, फिर प्यारे साथियों 36 है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 93 है, और आगे 132 है। तो गौर से देखेंगे, यहाँ पर पहले अगर आप देख रहे हैं तो इनके बीच का अंतर कितने का हो रहा है? 7 तो यहाँ, 32 यहाँ, मतलब 39 का अंतर यहाँ पर है। एक बार से मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो 39 का अंतर है याद रखेंगे, यानी कि आगे चलने के लिए 39 जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्यारे दोस्तों 11 जोड़ा गया है, और आगे देखोगे तो 18 जोड़ा गया है। ठीक है, 11 18, यानी कि यहाँ पे 7 जोड़ा है। इसके नीचे कितना बढ़ा है? इसके नीचे +7 बढ़ा है। अगर इसके नीचे भी हम +7 बढ़ा दें तो क्या 18 7 25 यहाँ पे अंतर आ सकता है? यहाँ पे 25 का अंतर आ सकता है क्या? जल्दी से देख लेते हैं एक बार। 25 प्लस करेंगे 36 में तो 61 हो जाएगा। कितना? 61। और आगे 25 7 32 होना चाहिए। 61 में 32 जोड़ेंगे, क्या 93 आएगा? जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम 61 में 32 जोड़ेंगे तो क्या 93 आएगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा। और क्या इनके बीच का अंतर 7 है? हाँ भाई, इनके बीच का अंतर भी 7 है। 32 और 32 और 39 के बीच का अंतर भी 7 है। तो हम कह सकते हैं नीचे सभी में समान अंतर हमने बनाया 7 का। और यहाँ पे जो लॉजिक था वो कुछ इस प्रकार से था, 11 18 25 32 39। तो आप कहोगे कि 36 में जब हमने 25 जोड़ा है प्यारे साथियों तभी तो 61 आया है। तो अब क्या हमें बताना क्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था इसके स्थान पर हमने क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त किया है प्यारे दोस्तों 61। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है प्यारे दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि सादृश्यता का एक और बेहतरीन प्रश्न आया है। कह रहा है कि चुनाव का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? जो चुनाव दे रखा है, चुनाव का संबंध किससे बता दिया भैया? इन्होंने कहा कि चुनाव का संबंध सरकार से है। तो प्रश्न में पूछ लिया कि साक्षात्कार का संबंध किससे हो जाएगा? किसका पूछा? साक्षात्कार। सबसे पहले तो ये समझना है कि साक्षात्कार होता क्या है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? आप कहोगे किसके बारे में? इसके बारे में प्यारे दोस्तों। क्या सुना है आप लोगों ने? इंटरव्यू के बारे में। आप कहोगे हाँ बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों इंटरव्यू को ही क्या कहा जाता है? साक्षात्कार हिंदी में कहा जाता है। आज सीख लो कि जो इंटरव्यू होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? उसे हम लोग साक्षात्कार कहते हैं। तो आप इसका लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या लगाओगे कि जिस प्रकार चुनाव के बाद सरकार बनती है, चुनाव के बाद क्या बनती है? सरकार बनती है। तो इंटरव्यू के बाद क्या मिलता है? आप कहोगे इंटरव्यू के बाद में क्या मिलता है? इंटरव्यू के बाद में जो मिलता है उसे कहते हैं नियुक्ति। जैसे आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने आपको पास कर लिया तो आपका क्या देंगे? वो
आपका आवेदन तो पहले ही ले चुके थे, तो आवेदन बनेगा नहीं, विशेषज्ञता बनेगा नहीं, प्रचार बनेगा नहीं, केवल और केवल नियुक्ति। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नियुक्ति एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। कहा गया है सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चली। जो सुधा है प्यारे दोस्तों वो अपने मकान से कहाँ पर जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है। मैं मान लेता हूँ कि सुधा यहाँ पे रहती है। सुधा यहाँ से चली दक्षिण की ओर, कितना चली है, तो आप कहोगे सर 50 मीटर चली है। कितनी चली है, 50 मीटर। कह रहा है कि प्यारे दोस्तों 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है, यानी अभी वो दक्षिण की ओर जा रही थी, उसके बाद जैसे ही उसने बाईं ओर घूमा तो प्यारे दोस्तों वो पूर्व की दिशा में चली गई। कौन सी दिशा में, पूर्व की दिशा में। लेकिन प्रश्न में बोला है कि वह 20 मीटर चलती है, यानी कि अभी इसने दूरी कितनी तय की है, केवल और केवल 20 मीटर की है। अब कह रहा है बाद में वह उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ से ये लड़की सुधा उत्तर की ओर घूम गई। कहाँ पर घूम गई भैया, आप कहोगे सर उत्तर की ओर घूम गई, और ये उत्तर की ओर घूमी है, लेकिन दूरी इसने केवल और केवल 30 मीटर तय की है। इस बात को आपको याद रखना है। तो कह रहा है इसके बाद वह चलकर अपने घर चली जाती है, यानी कि यहाँ से वह चल करके, यहाँ से प्यारे दोस्तों चल करके कहाँ पे चली जाती है, घर पे चली जाती है। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रही है, बताओ ये कौन सी दिशा में जा रही है। सुधा ऊपर की ओर थी, लेकिन अकस्मात उसने अपनी दिशा इस तरफ चल ली। गौर से देखो, जैसे हमने कहा सुधा यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे, यहाँ से सुधा अकस्मात अपने घर पर जा रही है, उसका घर यहाँ पे, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी। आपको भी एक तो नॉर्थ है सर, दूसरी वेस्ट है, यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा। गौर से देखेंगे एक बार फिर से, अगर सुधा यहाँ से थी, यहाँ पे ग्रीन कलर देखिए आप, अगर सुधा यहाँ पे थी, यहाँ से सीधी अपने घर की ओर गई है, तो गौर से देखो एक प्लस बनाओ, एक नॉर्थ हो जाएगा, दूसरा वेस्ट हो जाएगा, दोनों के बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम हिंदी में उत्तर पश्चिम कहते हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, इसका आंसर जो होगा नॉर्थ वेस्ट। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। उम्मीद है आप प्रश्न को समझे होंगे। अगला प्रश्न जिसमें कहा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है, तो मेरठ मारुति का कोड क्या होगा, ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, सबसे पहले तो हम बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए देलही लिखते हैं। ये हमने लिख दिया देलही। देलही को क्या लिखा गया है, आप कहोगे सर इसको लिखा है EF, उसके बाद में M, इसके बाद में I और इसके बाद में J। इस तरह से ही तो लिखा गया है। बताइए भैया, आप कहोगे देलही को लिखा गया है EFMIJ। तो देखो गौर से, D में एक जोड़ा E हुआ, E में एक जोड़ा F हुआ, L में एक जोड़ा M हुआ, H में एक जोड़ा I हुआ, I में एक जोड़ा तो J हुआ। यानी कि हर बार में क्या चल रहा है, +1 का लॉजिक चल रहा है। प्यारे साथियों आपको याद रखना है, हर एक बार में +1 हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि सर हम हर एक बार में आगे भी +1 कर देंगे। आगे +1 करोगे तो मारुति का कोड MA, उसके बाद में RUT और I। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाले में एक जोड़ना है, क्योंकि जुड़ता सभी में एक ही रहा है। तो लास्ट वाले में जैसे ही एक जोड़ोगे तो लास्ट में अंत में J आएगा। प्यारे दोस्तों क्या आएगा, J। तो आप कहोगे कि सर सभी में आ रहा है। और पहले वाले को देख लो, पहले वाले में भी एक जुड़ेगा। भैया जब पहले वाले में एक जुड़ेगा तो M में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और N से शुरुआत तो ऑप्शन नंबर A की नहीं हो रही है, ये तो गलत हो गया। इसके बाद A में एक जोड़ोगे तो B होएगा, मतलब दूसरे नंबर पर B आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो B है उसमें नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब देखो लास्ट वाले से, यानी कि हम कह सकते हैं ये T से, T में एक जोड़ोगे तो U आएगा, यानी कि J से पहले U आना चाहिए। तो J से पहले V दे रखा है D नंबर में, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C एक ऐसा विकल्प है जिसमें J से पहले क्या आ रहा है, U आ रहा है। इस तरह से ये इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों आप सभी याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कथन और तर्क से संबंधित है, इसको समझेंगे बेहतरीन तरीके से। कहा गया है क्या हमें पर्यावरण संतुलन में विश्वास रखना चाहिए, जल्दी से बताइए, क्या हम पर्यावरण संतुलन में विश्वास रख सकते हैं। तो तर्क नंबर 1, हाँ इससे हमें बहुत फायदा होगा। जल्दी से बताओ, क्या कथन में बोला है कि पर्यावरण संतुलन में रखने से हमें फायदा होगा, आप कहोगे नहीं बोला है, तो हम नहीं कह सकते। सीधी सी बात है भैया, पर्यावरण संतुलन में विश्वास रखना चाहिए, तो कह रहा है हाँ इससे हमें बहुत फायदा होगा। देखो अगर एक दरबर देखा जाए तो पर्यावरण अगर हम बनाकर रखेंगे फायदा तो होगा, लेकिन भैया कथन तो कह ही नहीं रहा, आपको जीवन से बिल्कुल रिलेट नहीं करना। ये रीजनिंग है, ये सोचने पर मजबूर करती है भाई, जीवन से बिल्कुल रिलेट नहीं करना, केवल सवाल को सवाल रहने देना है। तो क्या हमें पर्यावरण संतुलन पर विश्वास रखना चाहिए।
भाई हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब तर्क कह रहे हाँ हमें इससे बहुत फायदा हुआ। भाई ऐसा कथन में नहीं कहा तो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा नहीं इससे अनंत नुकसान ही होगा। भाई ऐसा भी कथन में नहीं कहा, ना तो फायदा की बात कर रहा है ना ही नुकसान की बात कर रहा है। तो अब हमें इससे दिए गए कथन के अनुसार तर्क एक भी पता नहीं चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे कह पाओगे यदि ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो प्रबल हों। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, बस इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो कथन में दिया था कथन के अनुसार हम तर्क देते हैं, तर्क हमारे कथन के अनुसार नहीं थे, इस कारण हमने दोनों गलत कर दिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न अब कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, इसको आरेख के माध्यम से करते हैं। कह रहा है कि सभी कपें, कह रहा है सभी कप पुस्तकें हैं, तो जितने भी कप हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे कप हमारे क्या हैं, पुस्तक हैं, इस बात को याद रखेंगे। अब कह रहा है सभी पुस्तकें चाकू नहीं हैं, तो कह रहा है जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी क्या नहीं है, चाकू नहीं है। मान लेते हैं इतनी सी चाकू नहीं है, हो सकता है इतनी सी चाकू ना हो सकता है ये पार्ट चाकू ना हो। तो कुल मिलाकर के कह रहा है कि सभी पुस्तकें चाकू नहीं है। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कुछ पुस्तकें चाकू, अगर सभी पुस्तकें चाकू नहीं है तो हो सकता है कि कुछ पुस्तकें चाकू हों। गौर से समझो, मैंने कहा अगर सभी पुस्तकें चाकू नहीं है तो हो सकता है इतनी इतनी सी पुस्तकें चाकू हो जाएं। बताओ भैया, इतनी इतनी सी पुस्तकें क्या हो जाएं, ये चाकू हो जाएं। बताओ, आप कहोगे हाँ हो सकता है। लेकिन अब निष्कर्ष को देखते हैं, कह रहा है सभी चाकू पुस्तकें हैं। बताओ मेरे भाई, क्या सभी चाकू पुस्तकें हैं? आप कहोगे नहीं भैया, क्यों? क्योंकि पिछली लाइन में बोला था सभी पुस्तकें चाकू नहीं हैं, तो आप कथन में कैसे कह सकते हो सभी चाकू पुस्तकें नहीं हैं? यहाँ पे तो पुस्तक पहले थी, अब यहाँ पे चाकू पहले आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है सभी पुस्तकें चाकू नहीं थी, तो क्या सभी चाकू पुस्तकें नहीं होंगी? हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है तो भैया हम गलत कर देंगे। बस इतना सा याद रखना है, अगर हमें नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। बस इतनी सी बात याद रखो। आगे बोला है कुछ कप चाकू हैं। क्या प्यारे दोस्तों, कुछ कप चाकू नहीं है? क्या बोला है, कुछ कप चाकू नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों गौर से समझो, कथन इतना सा है केवल, वो तो ठीक है, पहला वाला तो ठीक है, लेकिन ये कथन आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसने बोला सभी पुस्तकें चाकू नहीं है। पहली बात हमने देखा था सभी कप पुस्तकें थे, तो जितने कप थे वो पुस्तक तो थे। तो हालांकि देखो जितने भी कप हैं वो तो पुस्तक हैं, ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये तो पुस्तक है। लेकिन निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कप चाकू नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पुस्तकें चाकू नहीं थी, इस कारण से कुछ कप चाकू नहीं होंगे। याद रखेंगे तो ये वाला सही होगा। ये जो चाकू है कुछ कप चाकू नहीं होंगे, इस कारण से ये सही है, क्योंकि दूसरा वाला निष्कर्ष यहाँ पे, माफी चाहेंगे, दूसरा वाला कथन यहाँ पर आपको निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर से निष्कर्ष में भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको गौर से एक बार समझेंगे समझ में आएगा। और प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बनेगा यदि केवल 2 निकलता हो। क्या बनेगा? यदि केवल 2 निकलता हो, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 90 और बाईं ओर से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। जब भी मिडिल लेटर पूछे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी दिशाएं दी गई हैं उनको एक ही दिशा में कन्वर्ट कर लो। जैसे हमने कहा सबसे पहले हमें बोला आपके दाएं, तो स्क्रीन में देखो दाएं दिशा तो ये होती है भैया, और बाएं दिशा ये वाली होती है। तो कह रहा है आपके दाएं से 9वां, यानी कि यहाँ से 9वां होना चाहिए, और यहाँ से प्यारे दोस्तों 6वां होना चाहिए। दाएं से 9वां और बाएं से 6वें, इन दोनों के ठीक बीच में कौन आएगा हमें ये बताना है। तो गौर से समझना है। क्या समझना है? सबसे पहले तो राइट दे रखा है 9 और दूसरा लेफ्ट दे रखा है 6, और पूछा क्या है, इसने पूछा है बीच का अक्षर। तो बीच का जब भी पूछे तो दिशाएं एक जैसी बनाओ। लिखो नोट करके कि बीच का अक्षर जब भी पूछता है दिशाएं एक जैसी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो राइट से 9 दिया है सॉरी, कह रहा है कि जो राइट से 9 दिया है इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। गौर से समझिए प्यारे दोस्तों, हमने कहा जब भी बीच का अक्षर पूछे तो आपको दिशाएं एक जैसी बनानी है। एक जैसी मतलब राइट को राइट रहने देना है और लेफ्ट को लेफ्ट रहने देना है। अगर नहीं है तो बना लो, अगर है तो कोई बात ही नहीं है। तो हमने कहा राइट 9 था, इसको लेफ्ट में हमने कन्वर्ट किया। जो ये राइट 9 था इसको अगर हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 27 में से 9 घटा देंगे। बताओ, तो ये लेफ्ट से क्या आ जाएगा, आप कहोगे 18 9 27, यानी 18 आ जाएगा। और एक कंडीशन ऑलरेडी हमें लेफ्ट से 6 दे रखी है, तो अब इन दोनों को देख लेंगे। इन दोनों को देख लेंगे तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 24। अगर ये लेफ्ट से 24 हो जाएगा तो क्या ये मिडिल वाला अक्षर आ गया?
नहीं भैया, अभी मिडिल नहीं आया, क्योंकि मिडिल में हमें 2 से भाग भी तो देना है बीच का अक्षर निकालने के लिए। बीच का अक्षर जब 24 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो उत्तर बनकर आएगा वो 12। 12 कहाँ से भैया? लेफ्ट से। लेफ्ट से 12वें पर कौन होता है? यानी कि एल। प्यारे दोस्तों, बाएं दिशा से, बाएं दिशा जब शुरुआत होती है अंग्रेजी वर्णमाला की, यहाँ पर 12वें नंबर पर जो आता है वो एल होता है। क्या होता है? एल। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। आप चाहो तो प्यारे दोस्तों इसको राइट के स्थान पर इसको कन्वर्ट ना करके इसको कर लो, यानी कि राइट राइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आ जाएगा भैया। लेकिन उसको हमको एक बार और कन्वर्ट फिर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लेफ्ट से ही शुरुआत में कन्वर्ट किया था। ठीक है, उम्मीद है समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताएं। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, सबसे पहले क्या है? बी है, ई है और एच है। बी ई एच हो गया। इसके बाद में क्या है? के है, एन है और क्यू है। इसके बाद में क्या है? टी है, डब्ल्यू है और जेड है। हमें बताना है कि अगला पद क्या होगा। क्या बताना है? अगला पद। तो गौर से देखो, ऐसी स्थिति में पहले लेटर को पहले से संबंध बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? पहले लेटर का पहले से संबंध। यदि बी 2 पर है तो ये के 11 पर क्या कर रहा है और टी 20 पर क्या कर रहा है। तो कुल मिलाकर इनके बीच का कोई ना कोई संबंध होगा, और वो संबंध कितने का है? वो +9 का संबंध है। क्या है प्यारे दोस्तों? +9 का। तो टी में जैसे ही हम +9 करेंगे, यहाँ पर +9 करेंगे तो 29 आएगा। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में 29 तो भैया अक्षर ही नहीं होते हैं, तो 29 के स्थान पर 26 में 3 जोड़ के 29 आता है, तो 3 पर आता है सी। पहले नंबर से जो शुरुआत होगी वो सी से होगी। कुल मिलाकर के इतना याद रखना है, क्योंकि हमने कहा 11, 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 9 जोड़ा 20, 20 में 9 जोड़ा 29, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में बात तो भाई 26 ही अक्षर है, तो 29 पर क्या? 26 से 3 29, यानी तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पर आता है सी। तो एकमात्र विकल्प जिसकी शुरुआत सी से हो रही है ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। और आगे देखना है तो ई में जोड़ा है क्या? यहाँ पर ये 5 पर है, ये हमारा 14 पर है, तो फिर से 9 जोड़ा है प्यारे दोस्तों, और 14 और 9 23 ये हो गया, और 23 और 9 32, 32 का मतलब 6, 6 पर होगा एफ, तो एफ आ जाएगा। फिर से देखो एच 8 और 9 17, ये 17 पर होता है, यहाँ पर एच 8 पर होता है, 17 9 26 पर जेड होता है, और उसके बाद फिर 9 जुड़ेगा तो 9 नंबर आएगा, 9 नंबर पर आई होता है, तो सी एफ आई ऑप्शन नंबर डी एकदम बेहतरीन तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, मानसिक अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। कहा गया संपत्ति के बंटवारे इन निपटारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हुआ है कि नहीं, यह देखने का दायित्व किसका है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना है, जैसे संपत्ति का बंटवारा हो गया, जैसे एक व्यक्ति ये था, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, एक हम यहाँ पर बना देते हैं। इन 2 व्यक्तियों के बीच में क्या हो गया भैया? झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा हो गया? कि हम दोनों भाई थे, लेकिन पप्पा जी की जो संपत्ति बटी उसमें भैया तुझे ज़्यादा मिल गया। क्यों मिला ज़्यादा? हमें तो बराबर चाहिए। अब बराबर चाहिए तो इसका बंटवारा के लिए न्यायालय के आदेश का यथोचित पालन करना पड़ता है। जैसे ये दोनों कहाँ गए? कोर्ट गए लड़ने के लिए मुकदमा की हमको संपत्ति कम मिली है, तो भैया न्यायालय का जो पालन है, जो मुकदमा जो न्यायालय ने रिजल्ट सुनाया उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी दायित्व की जांच करने के लिए किसका अधिकार होता है? तो न्यायालय के द्वारा एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। कौन किया जाता है प्यारे दोस्तों? लोक अभियोजक। और यही व्यक्ति इन दोनों के बीच सुलह करवाता है और संपत्ति के बंटवारा का जो यथोचित पालन है, यानी कि जो संपत्ति का बंटवारा है वो इक्वल करवाता है लोक अभियोजक। इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है सांप्रदायिकता के कितने आयाम हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सांप्रदायिकता कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों? 3 प्रकार की। और इसमें कौन सा सही नहीं है? क्या सांप्रदायिकता आत्मसातीकरणवादी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। क्या सांप्रदायिकता अलगाववादी होती है? हाँ, आपने देखा होगा हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, इसमें क्या अलगाववाद की राजनीति होती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह भी सही है। क्या कल्याणकारी सांप्रदायिकता हो सकती है? हाँ बिल्कुल होगी भैया। कल्याणकारी सांप्रदायिकता ऐसी होगी कि सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा स्वार्थ परायणता कभी भी कोई भी सांप्रदायिकता का प्रकार नहीं है, तो याद रखेंगे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। 3 प्रकार याद रखने हैं, आत्मसातीकरणवादी और अलगाववादी और कल्याणकारी, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में कहा है दगा करने वालों के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है, यानी कि दिल लगाया था, दगा करके चले गए। हालांकि काश ऐसा भी किसी के साथ प्रावधान होता है, कई सारे लड़के हर शादियों में बर्बाद होते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर बताओ, दगा करने वालों के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है, ये बताना है।
और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दगा करने वालों के लिए वे व्यक्ति दंडित किए जाएंगे जो वास्तव में दंगों में भाग लेते हैं। भाई दगा नहीं होना चाहिए यार, दंगा होना चाहिए। ये तो गड़बड़ हो गई, प्यार की कहानी है, टाइपराइटर रंग की बिंदी भूल गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दंगा कर लो, दगा नहीं है यहाँ पे दंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दंगा ऑप्शन नहीं आया, इसलिए मैंने लगाया। ठीक है, तो कह रहा है वे व्यक्ति जो दंडित किए जाएंगे जो वास्तव में दंगों में भाग लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। दंगा करने वालों के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है? जो भाग लेंगे उनको सजा मिलेगी। वे व्यक्ति जो अपराधी हैं किंतु सजा काट चुके हैं, भाई सजा मिल गई, फिर तो किस प्रकार का दंड? ये तो गलत हो गया। तो आप कहोगे यहाँ से केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ओनली इसका सही उत्तर है। जो दंगों में भाग लेंगे उन्हें ही दंडित किया जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है यदि पीले को लाल, लाल को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काले को हरा और हरे को बैंगनी कहा जाता है तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? भैया स्वच्छ आकाश कैसा होता है? आप कहोगे सर नीला होता है, लेकिन यहाँ पर जो कलर नीला है उसे क्या बोला गया है? उसे तो भैया सफ़ेद बोल दिया। जो कलर नीला है, नीले को सफ़ेद कहा जाता है, तो इस कारण से स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? भैया सफ़ेद होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। कहा गया निम्नलिखित आकृतियों में तीन किसी न किसी रूप से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत की पहचान कीजिए। तो देखिए गौर से समझो, मैं एक बार में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहली आकृति पर नजर डालते हैं। बाहर त्रिभुज है, कोई मतलब नहीं, अंदर एक चतुर्भुज दे रखा है, अंदर एक चतुर्भुज दे रखा है और चतुर्भुज के अंदर ही चतुर्भुज है। प्यारे दोस्तों गौर से समझो, अंदर एक चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंदर ही चतुर्भुज है। उसी प्रकार से ठीक है, अंदर वाली आकृति में क्या दे रखा है? एक त्रिभुज दे रखा है। प्यारे दोस्तों अंदर एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज है, यानी कि जो आकृति मिडिल में है वही आकृति एकदम सेंटर में है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, बाहर एक सर्कल है और अंदर भी मेरे प्यारे साथियों एक अलग से सर्कल ही दे रखा है। देखो दे रखा है, तो मिडिल आकृति और सेंटर की आकृति एक जैसी है। वहीं पर अगर हम यहाँ पे बात करने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो देखो अंदर यानी मिडिल में क्या दे रखा है भैया? आप कहोगे मिडिल में तो यहाँ पे इन्होंने एक स्क्वायर दे दिया, यानी वर्ग दे दिया या चतुर्भुज दे दिया, लेकिन इन्होंने ये क्या धोखा कर दिया कि भाई एक वर्ग के अंदर त्रिभुज कैसे दिया। इस कारण से ये गलत है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में अंदर की दो आकृतियां सेम हैं, ऑप्शन नंबर बी में अंदर की दो आकृतियां सेम हैं, ऑप्शन नंबर सी में अंदर की दो आकृतियां सेम हैं, लेकिन डी में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? किसी न किसी रूप से असंगत है, और असंगत हमने पहचान लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। भाई इसमें भी असंगत ही बताना है। छांट लो कौन है, कौन है भैया? आप कहोगे 1 2 और 3, तीन आकृतियों से बना है। 1 2 3, तीन आकृतियों से बना है, यानी 3 लाइनों से। ठीक है, 1 2 3, 3 लाइनों से बना हुआ, याद रखेंगे। अगर ई की बात करते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये जो ई बना है ये 4 लाइनों से बना है। कितनी लाइन है? 4 लाइन है। इस कारण से असंगत कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यही इसका असंगत है, आप सभी को याद रखना है। अन्य 3 जो आकृतियां हैं वो 3 लाइनों से बनी है, जबकि ऑप्शन नंबर डी 4 लाइनों से है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया निम्नांकित प्रश्न आकृति का अध्ययन कीजिए और एक्स के स्थान पर आने वाली आकृति की पहचान कर उत्तर आकृतियों में से भरिए। तो सबसे पहले तो देख लो, सबसे पहले क्या है भैया? ये जो सर्कल अंदर का दे रखा है इस तरफ भी हम पूरा कर देते हैं, इस तरफ भी ये सर्कल पूरा कर देंगे। इसके बाद ये लाइन इस तरफ पूरी दे रखी है तो इसको हम यहाँ से भी पूरा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी पूरा कर देंगे और ऊपर इस तरह से एज इट इज़ बना देंगे। एक क्या कर देंगे? ऊपर से इस तरह से बना देंगे। तो गौर से देखो भैया, अगर गौर से देखोगे तो बीच का तो ये सेंटर में कुछ है ही नहीं, सेंटर में कुछ है ही नहीं, गलत है। सेंटर में कुछ है ही नहीं, गलत है। इसके अलावा अब क्या बच रहा है? अब तो देखो यहाँ भी सेंटर में कुछ नहीं है मेरे भाई। गौर से देखो, यहाँ भी भैया सेंटर में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ गड़बड़ लग रही है दादा। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। ये कॉर्नर में कैसे एक आकृति आ रही है? बोलो ये कैसे आ रही है? तो ये तो गलत से सरासर हो गया। और इसके मिडिल में कैसे ये आ रही है यार? तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या ये चारों के चारों गलत है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या है सर? क्या ये सारे के सारे गलत हैं? भाई आप कहोगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको एक बार फिर से देखो, कहीं ना कहीं मास्टर गलती कर दिया। क्या गलती है? चलिए देखते हैं। एक कलर इसको छोटा करते हैं, इसको पहले कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ऊपर एक आनी चाहिए और एक ये लाइन इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है,
तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए हो जाए, लेकिन मिडिल में कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे दोस्तों ये भी बन सकती है मिडिल वाली, लेकिन डी तो बनेगी नहीं क्योंकि मिडिल में कुछ नहीं है। अब ऊपर में कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आकृति पूरी होनी चाहिए भैया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आकृति पूरी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बोलो? ऐसी तो कहीं दे ही नहीं रखी है, ये तो उल्टी दिशा में है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गई क्योंकि मिडिल में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये अलग से आकृति क्यों आ रही है? ये वाली गौर से देखो, इसमें ये आकृति अलग से क्यों आ रही है? ये वाली, ये इतनी छोटू सी। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे गलत हैं। आप केवल ऐसा बनाओ, इस तरह से बनाओ, बाद बाकी छोड़ दो, यही इसकी आकृति कंप्लीट हो जाएगी, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 ब्लड रिलेशन से है। कहा एक्स वाई का पति है। तो जो एक्स है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। जो प्यारे दोस्तों हमारे पास एक्स है, ये क्या है? वाई का पति है। तो इनकी शादी हुई है एक्स की वाई से। ठीक है, याद रखेंगे। अब बोला है डब्लू एक्स की पुत्री है, तो ये पुत्री किसकी हो जाएगी? डब्लू एक्स की हो जाएगी। जेड डब्लू का पति है, तो डब्लू की भी शादी हुई है, इसका पति कौन है? इसका पति जेड है। एन जेड की पुत्री है, इनकी पुत्री कौन है? इनकी पुत्री एन है, याद रखेंगे। अब कह रहा है एन का वाई से क्या रिश्ता है? से लगा है वाई के साथ। से अगर वाई के साथ लगा है तो वाई, देखो गौर से समझो, अगर एक्स पति हो गया तो वाई क्या होगी? पत्नी हो गई। बोलो भाई, पहली लाइन में एक्स वाई का पति है तो वाई पत्नी हो गई। अब कह रहा है कि एन का वाई से क्या रिश्ता है? तो ये महिला बोलेगी कि मेरी बच्ची और मेरी बच्ची की बच्ची, अर्थात क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पोती हो जाएगी। लेकिन भैया यहाँ पे आंसर राइट जो बनेगा वो नातिन का बनेगा। अगर हम नाती और पोती को देखें, नातिन और पोती को देखें, इनकी मीनिंग एक ही होती है। क्या होती है? मीनिंग एक ही होती है, डॉटर इन लॉ। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर उत्तर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पोती। ठीक है, वाई से तीसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। वाई सबसे ऊपर है, उसकी पुत्री डब्लू है। डब्लू की पुत्री कौन है? पुत्री की पुत्री होती है नातिन। ऑप्शन नंबर डी में पोती दिया गया है, ये सही हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष एक से संबंध नहीं रखता है? सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जनवरी। तो गौर से देखो, सितंबर की बात करते हैं 30 दिनों का महीना, अप्रैल की बात करते हैं 30 दिनों का महीना, नवंबर की बात करते हैं 30 दिनों का महीना, अगर जनवरी की बात करते हैं तो 31 दिनों का महीना। तो भैया असंगत संबंध नहीं रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई, सोचने विचारने की कोई बात ही नहीं थी, ये तो यहीं से उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि ये 31 दिनों का है, बाद बाकी कितने दिनों के? 30 दिनों के हैं, तो इस कारण से असंगत है। तो फिलहाल प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डोज हो जाएगी तो गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों 10 दिनों बाद क्लास हुई है, आपको आदत भी नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में सेशन शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। 10 दिनों बाद क्लास हो रही है, उसके लिए हम आपसे तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था, वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। बहुत दिनों बाद मुझे छोड़ा गया है, इसके लिए अब कुछ भी कर लो। ठीक है, हालांकि मजाक में बोल रहा हूँ, मैं अपनी मामा की शादी में गया था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा काम था इसलिए वहाँ पे नहीं आ पाया। ठीक है, क्षमा करिएगा। अगली क्लासेस आपके नियम से होंगी। देखते रहिए आपका अपना परिवार। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।